हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे फोल्ड्स के बारे में। तो फोल्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ द फोल्ड देखेंगे कि फोल्ड्स की पार्ट्स क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक्सियल प्लेन, ठीक है। आपको एक्सिस नज़र आ रही होगी। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे हिंज की बात करेंगे। हिंज पॉइंट क्या होता है, हिंज लाइन क्या होती है, लिम्स क्या होता है, ठीक है। वो सब हम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, ठीक है। फोल्ड का क्लासिफिकेशन कैसे हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द एक्सियल प्लेन। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्सियल प्लेन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये एक्सियल प्लेन हमारे पास वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसके बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे फोल्ड्स को क्लासीफाई किया है फर्स्ट में। द सेकेंड वन इज द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फोर्स काफी एक्सपांड है इस तरीके से। अगर हम लोग उस पर थोड़ा फोर्स ऐसा लगा दे तो ये फोर्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंप्रेशन के बिहाफ पे भी इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे काफी ऐसे है, नैरो है, यहाँ पे देखो काफी वाइड है। तो इसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने फोल्ड्स को क्लासीफाई किया हुआ है। बिहेवियर विद द डेप्थ, ठीक है। बिहेवियर विद द डेप्थ का मतलब ये है कि जो हमारे पास फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसका जो शेप होता है बिहेवियर विद द डेप्थ, मतलब डेप्थ के साथ उसका बिहेवियर भी चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको क्लासीफाई किया हुआ है। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलेटिव कर्वेचर की, ठीक है। कर्वेचर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कर्वेचर इतना शार्प नहीं है, जबकि यहाँ पे कर्वेचर काफी ज्यादा शार्प है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो पार्ट होता है, पार्ट्स में हम लोग एक और चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्लंज, ठीक है। प्लंज क्या होता है एक चीज समझ में, ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है, इसको बोलते हैं अनप्लंज, ठीक है। अनप्लंज का मतलब ये है, ये जो हमारे पास लाइन होती है, ठीक है, दैट इज द प्लंज लाइन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, जैसे कि कर्वेचर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहेगी, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज द प्लंज एंगल, ठीक है। यहाँ पे प्लंज एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसका कारण यहाँ पे क्या है, इसको अनप्लंज बोला गया है कि इसमें कोई भी प्लंज नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये है सरफेस, ठीक है, इस तरीके से। और इस फोल्डिंग हमारे पास कुछ इस तरीके की होगी, मतलब ये फोल्ड जमीन में इस तरीके से इंक्लाइन धंसा हुआ होगा, ठीक है। तो दैट इज सम प्लंज एंगल, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लंज एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लंज, ठीक है। इसी को हम लोगों ने प्लंज बोला गया, इसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये फोल्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड है, तो ये कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्लंज एंगल, ठीक है। उसके बिहाफ पे भी हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये अनप्लंज था तो ये क्या हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा। यही, सिर्फ यही दो इसके क्लासिफिकेशन है, मतलब प्लंज के दो पार्ट्स होते हैं, अनप्लंज एंड प्लंज, ठीक है। ये अनप्लंज था और ये वाला प्लंज हो जाएगा, जो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल ऑफ द फोल्ड, ठीक है। उसकी प्रोफाइल कैसी है, आउटर प्रोफाइल कैसी है, ठीक है। देन मोड ऑफ अकरेंस वो कैसे बने हैं, ठीक है। एंड बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टाइप की हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ द फोल्डिंग की। उसके बाद कॉजेज ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग कैसे होती है। देन इफेक्ट्स ऑफ द फोल्डिंग ऑन द माइन प्रोजेक्ट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिविल, ठीक है। सिविल कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे इफेक्ट डालता है फोल्डिंग, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन फिर हम लोग यहाँ पे जो एंडिंग रहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पूरे इसको। एंड फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की, एंड जो गेट में आए हुए हैं हमारे पास एमसीक्यू है, उसकी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गो विद द डेफिनेशन ऑफ द फोल्ड्स। देन बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोल्ड्स की डेफिनेशन की, ठीक है। तो फोल्ड्स कुछ नहीं है यार, जो आपको एक कर्वेचर नजर आ रहे हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, बेंडिंग नजर आ रही है, अनडिल्यूशन नजर आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पे इसी को फोल्डिंग बोला गया है, ठीक है। और फोल्ड्स की जो प्रोसेस होती है उसको फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, फोल्ड्स बनने की प्रोसेस को। तो यहाँ पे फोल्ड्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इट मे बी डिफाइंड एज द अंडुलेशंस। अंडुलेशंस मतलब यहाँ पे क्या है कि बैंडिंग जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये कर्वेचर जो नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, इन द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर या क्रस्ट के अंदर, ठीक है,
ये किसका रिजल्ट होता है? स्ट्रेसेस का रिजल्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेसेस क्या होते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस को लगे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर हो गया होगा, राइट। तो वो ये स्ट्रेसेस का रिजल्ट होता है, ठीक है। जो कि हमारे पास टाइम टू टाइम लग रहे होंगे अर्थ के अंदर, ठीक है, ऑन द पास्ट हिस्ट्री, उसके पास्ट हिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास की डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, दैट इज द, ठीक है, अंडुलेशंस, बेंडिंग और कर्वेचर डेवलप्ड इन द रॉक ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे से ऐसे लिख सकते हो, बेंडिंग और कर्वेचर डेवलप्ड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेसेस, ठीक है, जो कि हमारे पास टाइम टू टाइम लग रहे होंगे, ठीक है, इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इसका रिजल्ट होता है फोल्डिंग। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? फोल्डिंग इस तरीके से हमारे पास फोल्डिंग हो जाती है। ये जो आपको इंडुलेशंस नजर आ रहे हैं, ठीक है, कर्वेचर नजर आ रहा है, बेंडिंग नजर आ रही है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, तो दैट इज द फोल्ड्स। देन बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सेकंड थिंग की, पार्ट्स ऑफ द फोल्ड। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द फोल्ड्स की, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पे लिम्ब। लिम्ब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? ये आपको साइड्स ऑफ द फोल्ड नजर आ रहे होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फोल्ड, दैट इज कॉल्ड द लिम्ब, सॉरी, ठीक है। तो लिम्स क्या एक्चुअल में ये है, ठीक है, ये हमारे पास लिम्ब होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो? द साइड्स ऑफ द फोल्ड, ठीक है, द साइड्स ऑफ द फोल्ड्स क्या होती है? हमारे पास लिम्स कहलाती है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिविजुअल फोल्ड की बात करें, ठीक है, किसी इंडिविजुअल फोल्ड की बात करें तो उसकी टू लिम्स हो सकती है मिनिमम, राइट। एंड हम लोग बात करें अगर ग्रुप ऑफ द फोल्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमारे पास एक लिम्ब कॉमन होगी, जैसे कि ये फोल्ड ऐसा है, एक फोल्ड ये वाला ऐसा है, ठीक है, तो इसमें ये वाली कॉमन लिम्ब हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास फोल्ड है, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास? एक तरीके का बेंडिंग है, राइट। ये हमारे पास अपवर्ड बेंडिंग है, ये हमारे पास डाउनवर्ड बेंडिंग है। तो ये एक फोल्ड ये वाला हो जाएगा, एक फोल्ड ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोल्ड्स हैं, राइट, एक ऐसा एक ऐसा है। इसके भी हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये इस वाले को बोलते हैं एंटीक्लाइन, इस वाले को बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग हिंज पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द मैक्सिमम कर्वेचर वाला जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द हिंज पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट नजर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द हिंज पॉइंट, ठीक है, हिंज पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे कि ये है, ठीक है, फोल्ड जैसा भी हो सकता है, फोल्ड जैसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हिंज पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास हिंज पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट होगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हिंज पॉइंट हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है, कर्वेचर पॉइंट ऑफ द फोल्ड, ठीक है। अब ये तो बात हो गया 2D का, ठीक है। हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे काफी सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। देखिए ये काफी सारे पॉइंट होंगे ऐसे, तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, ठीक है, लाइन बनेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हिंज लाइन, ठीक है। इनके कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल हिंज पॉइंट, ठीक है, फॉर्म अ लाइन कॉल्ड हिंज लाइन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज लाइन बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ फोल्ड, ठीक है। उससे पहले हमें दो चीजें समझना जरूरी है, ठीक है, एक्सियल सरफेस एंड एक्सियल प्लेन क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये तीन ऐसे लेयर्स नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द बेड्स, ठीक है। ये हमारे बेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि काफी सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बेड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक्सियल सरफेस एंड एक्सियल प्लेन के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एक्सियल प्लेन क्या होता है कि समझ रहे हैं? जितने भी हमारे पास हिंज लाइंस होती हैं, ठीक है, उससे यानी कि हिंज लाइंस क्या है? मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द पॉइंट्स का कलेक्शन है, राइट। तो जितने भी हिंज लाइन से हमारे पास अगर मैं पास करता हूँ एक प्लेन को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हिंज प्लेन,
ठीक है। बट कई बार ये क्या होता है, एक प्लेन ना रह के एक सरफेस बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से कर्वेचर ले लेता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सियल सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल सरफेस बोलेंगे। तो एक्सियल प्लेन कब हो सकता है, जैसे कि हमारे पास वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, सम टाइम इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है। कई बार हमें एक्सियल प्लेन ना देख के हमें एक्सियल सरफेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार कर्वेचर आ जाता है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे एक्सियल प्लेन क्या हो सकता है, हमारा बैंड हो सकता है, तो उसको हम लोग एक्सियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ऐसे प्लेन्स जो कि हमारे पास, ठीक है, मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द पॉइंट्स यानी कि हिंज लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो द प्लेन और अ सरफेस, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम कर्वेचर, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम कर्वेचर, और बोल सकते हो आप लोग हिंज लाइन, ठीक है, हिंज लाइंस, ठीक है। इस तरह के प्लेन्स को या सरफेस को हम लोग एक्सियल प्लेन या एक्सियल सरफेस कहते हैं। देन बात करते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है एक्चुअल में, जो एक्सियल प्लेन है, ठीक है, और हमारे पास जो बेड्स है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, या बोल सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बेडिंग प्लेन था, ठीक है, ये हमारे पास एक्सियल प्लेन है, ये एक्सियल प्लेन है, ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, और ये हमारे पास बेडिंग प्लेन है इस तरीके से यहाँ का, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगी, राइट, ये वाली लाइन रेडिश कलर की, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द फोल्ड, ठीक है। इसी को हम लोगों ने एक्सिस ऑफ द फोल्ड बोला है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारे पास बेडिंग प्लेन है छोटा सा, ये हमारे पास एक्सिस जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस होगी, ठीक है। ये वाली एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ये वाली हमारे पास एक्सिस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो एक्सियल प्लेन इन बेड्स का जो हमारे पास इंटरसेक्शन रहता है, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड द एक्सिस। देन बात करते हैं प्लंज ऑफ द फोल्ड। प्लंज ऑफ द फोल्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कैसा दिखता है, तो प्लंज का मतलब क्या होता है, फोल्डिंग कहता है, थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो हमारे पास ये एक्सिस है ऑफ द फोल्ड है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ फोल्ड, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लंज एंगल, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अगर ये जीरो है, थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनप्लंज, मतलब उसमें कोई भी प्लंज नहीं आया है, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर थीटा हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, देन इज कॉल्ड द प्लंज, ठीक है, इसको हम लोग प्लंज बोल देते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे भी हो सकता है इस तरीके से, देखिए ये एक्सिस ऑफ द हमारे पास क्या है, फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड द प्लंजिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है लाइन, दैट इज कॉल्ड द अनप्लंज, ठीक है। यहाँ पे प्लंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि प्लंज और अनप्लंज में क्या डिफरेंस है। ये प्लंज, ये अनप्लंज था, ठीक है, इस तरीके से, ये कुछ प्लंज हो गया, ठीक है, कुछ जमीन में धस चुका है इस तरीके से, ये इंक्लाइंड है, इसकी एक्सिस क्या है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लंज होता है, ठीक है। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप लोग यही लिखोगे, द एंगल मेड बाय द, ठीक है, एक्सिस ऑफ द फोल्ड एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्लंज एंगल, ठीक है। इसी को आप लोग यहाँ पे प्लंज ऑफ द फोल्ड बोलना है। देन क्रस्ट एंड रफ में क्या अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं।
लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्रस्ट एंड द ट्रफ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को ये नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या होती है, अप आर्क होती है। ठीक है, ये हमारे पास अप आर्क, ठीक है, अप आर्क डू फोल्ड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी जो आर्क है ये, ठीक है, ये आर्क कहलाती है। तो इसकी आर्क क्या है, डाउन, तो डाउन आर्क, ठीक है, फोल्ड कहलाएगा ये। इतनी सी बात क्लियर है। देन यहाँ पे बात करते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है हमारे पास यहाँ पे। एक चीज समझना, दो चीजें होती है, एक होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कर्वेचर पॉइंट। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज हम लोग अभी तक यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर पॉइंट। देखो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए है, ए एंड ए डैश हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट्स है। ठीक है, जो कि सबसे टॉप पे है, या फिर बोल सकते हैं मैं लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट कहाँ से, यहाँ पे ये वाले हमारे पास लोएस्ट पॉइंट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, ए, ठीक है, ये हमारे पास बी डैश रहेगा कुछ दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमारे पास क्या रहने वाला है, हाईएस्ट कर्वेचर वाला पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, जिसका हाईएस्ट कर्वेचर रहेगा। तो यहाँ पे किस समझना, हिंज पॉइंट में हम लोगों ने किसकी बात की थी, हाईएस्ट कर्वेचर पॉइंट की बात की थी। ठीक है, हाईएस्ट कर्वेचर पॉइंट। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग क्रस्ट एंड ट्रफ के अंदर, ठीक है, क्रस्ट के अंदर तो हम लोग किसकी बात करेंगे, क्रस्ट के अंदर लो, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इन अप आर्क, ठीक है, इन अप आर्क फोल्ड। ये तीसरी बात क्लियर है। देन हम लोग ट्रफ के अंदर किसकी बात करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, इन डाउन आर्क फोल्ड की बात करेंगे। ठीक है, देन डाउन आर्क फोल्ड की बात करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो क्रस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ऑफ द अपार फोल्ड। ठीक है, ये वाले हमारे पास फोल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, इनका कलेक्शन। ठीक है, एक्चुअल में ये भी क्या एक तरह की लाइन होती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्रस्ट हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, या बोल सकता हूँ अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑल द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इन द अपार फोल्ड। देन ट्रफ हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या बोल सकते हो कि अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑल द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, इन द डाउन आर्क फोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास क्रेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ट्रफ हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है आप सब लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन पास हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हिंज लाइन हो जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है, तो क्रस्ट एंड हिंज लाइन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द फोल्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड की। चलिए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड। ठीक है, तो बेसिक्स हमारे पास जो फोल्ड है वो दो ही तरह के हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए, सिंपल या कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन आए। ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स के आधार पे, जो हम लोगों ने भी पार्ट्स ऑफ द फोल्ड पढ़ा है, ठीक है, उन सब पैरामीटर्स के आधार पे हम लोगों ने कुछ फोल्ड्स को मॉडिफाइड करके उसके कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द फोल्ड्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स फोल्ड। ठीक है, बेसिक्स फोल्ड हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसमें कुछ पैरामीटर्स के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया है, वो हम लोग अभी देखेंगे। उससे पहले बेसिक्स फोल्ड की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिक फोल्ड हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, एंटीक्लाइन एंड सेंक्लाइन। ठीक है, एंटी क्लाइन, ठीक है, एंड द सिंक्लाइन। इतनी सी बात क्लियर है। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन में क्या डिफरेंस थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ स्टेटा था, ठीक है,
ये स्टेटा 1 एंड स्टेटा 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे बेड से 2, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास क्या रहने वाली है, यंगर रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ है, राइट। ये हमारे पास ओल्डर रहने वाली है, ओल्डर बेड ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास यंगर बेड है, ठीक है। ये हमारे पास ओल्डर बेड है। हुआ क्या होगा, जब इस पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोगों ने कंप्रेस किया होगा, तो इस पे बेंडिंग दो तरीके से आ सकती है, ठीक है। बेंडिंग दो तरीके से आ सकती है, या तो कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो ऊपर की तरफ होगा, 2 वाला नीचे की तरफ होगा, या फिर कुछ इस तरीके से बेंडिंग हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ पे 1 वाला यहाँ पे होगा और 2 वाला यहाँ पे होगा, राइट। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास यंगर, हमारे पास जो रोक है, ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ठीक है, आउटसाइड की तरफ है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड कौन सी रोक आ रही है, सेकंड वाली रोक आ रही है, और इनसाइड हमारे पास 1 वाली रोक आ रही है। यहाँ पे इनसाइड हमारे पास 2 वाली रोक है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास ए शेप का दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंटीक्लाइन, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो कि जो यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं अपवर्ड कॉन्वेक्स, ठीक है, अपवर्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। फोल्ड बोल सकते हो या आर्क बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसको आप लोग अप आर्क फोल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या सिल्क लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे डाउनवर्ड, ठीक है, कॉन्वेक्स आर्क है। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपवर्ड कॉनकेव आर्क या फोल्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को डाउनवर्ड कॉनकेव फोल्ड देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलती है, जो यंगर रॉक होती है वो आउटसाइड रहती है, वो जो हमारे पास ओल्डर रॉक होती है वो इनसाइड रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पास यंगर रॉक होती है वो इनसाइड होती है और आउटर रॉक आउटसाइड रहती है, ठीक है। आप लोग ये भी लिख सकते हो उसके डिफरेंस के अंदर। देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग थर्ड चीज क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी लिम्स है, ठीक है, लिम्स आप देखेंगे तो इसकी इस तरफ इंक्लाइंड है, ये इस तरफ इंक्लाइंड है, राइट। जबकि यहाँ पे इंक्लाइनेशन देखेंगे तो इसका इंक्लाइनेशन कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो लिम्स है, ठीक है, लिम्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोल सकते हो कि आप लोग लिम्स क्या है यहाँ पे टुवर्ड्स ईच अदर आ रखी है, या बोल सकते हो कॉमन सेंटर पॉइंट की तरफ आ रखी है, ठीक है। तो लिम्स आर, ठीक है, टुवर्ड्स एट अ कॉमन सेंटर, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था इससे पहले वाला, उसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, जो इंटीरियर हमारे पास फोल्डिंग है, ठीक है, वो हमारे पास किसकी है, यहाँ पे ओल्डर रॉक की है। और जो यहाँ पे इंटीरियर फोल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, वो किसकी है, यहाँ पे यंगर रॉक की है, ठीक है। तो आप लोग वो लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे 3 डिफरेंस समझ में आएंगे बेसिक्स फोल्ड के, ठीक है, जो कि एंटीक्लाइन है सिंक्लाइन है। इसी में हम लोगों ने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन से, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन से, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सम पैरामीटर्स, ठीक है, सम पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। इतनी सी बात क्लियर है। देन इन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्सियल प्लेन की पोजीशन के आधार पे डिग्री ऑफ कंप्रेशन, बिहेवियर विद द डेप्थ, रिलेटिव कर्वेचर, प्लंज, ठीक है। हमारे पास ऐसे काफी सारे, जैसे कि मोड ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है, इन सभी
के बिहाफ पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड में हमारे पास जो 8 क्लासिफाइड किए हम लोगों ने पैरामीटर्स के बिहाफ में, थोड़ा सा उसका ट्रिक देख लेते हैं कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिक क्या है, पी बी पी एम, ठीक है, डी आर पी एम, ये हमारे पास की ट्रिक रहती है। ठीक है, पहला है हमारे पास पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन। ठीक है, एक्सियल प्लेन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, ठीक है, वर्टिकल है, कैसा है उसके बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, सेकंड है बिहेवियर विद द डेप्थ। ठीक है, फोल्ड्स हमारे पास क्या होते हैं विद द डेप्थ, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये काफी शार्प ऐसे होता है तो वो थोड़ा सा फ्लेट हो जाएगा, नीचे जाते जाते पैरेलल होने लग जाएंगे कि हमारे पास क्या हो चुका है, वहां पे थोड़ा सा फोर्स बढ़ चुके होंगे, राइट, प्रेशर बढ़ चुका होगा, तो वो थोड़ा सा ऐसे था तो वो थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल होने लग जाएंगे, राइट। तो वहां पे पैरेलल फोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग को वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहेवियर विद द डेप्थ। देन हमारे पास यहाँ पे पी रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द एक्सियल प्लेन, तो हो चुका है, राइट। यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोफाइल ऑफ द आउटर सरफेस, राइट, प्रोफाइल ऑफ द आउटर सरफेस। ये तीसरी बात क्लियर है। देन हम लोग यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है मोड ऑफ ऑकरेंस को। ठीक है, मोड ऑफ ऑकरेंस को। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करेंगे डी की, दैट इज द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन के बिहाफ पे। देन यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव कर्वेचर को। ठीक है, रिलेटिव कर्वेचर ऑफ द फोल्ड। एंड यहाँ पे पी रिप्रेजेंट करता है प्लंज ऑफ द फोल्ड को। ठीक है, प्लंज ऑफ द फोल्ड। एंड यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है मिसलिनियस टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, मिसलिनियस टाइप्स ऑफ फोल्ड। इतनी सी बात क्लियर है। तो आप लोग को ये ट्रिक समझ में आएगी, पी बी पी एम डॉक्टर पी एम। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज द पोजिशन ऑफ द एक्सियल प्लेन की। ठीक है, दैट इज द पोजिशन ऑफ एक्सियल प्लेन के बिहाफ पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या, थोड़ा समझते हैं। देखो काफी सारे बुक्स में काफी कुछ ज्यादा दे रखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन काफी बिहाफ पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन ही हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक्सियल प्लेन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सम थीटा डिग्री पे भी हो सकता है। ठीक है, इंक्लाइनेशन हमारे पास 60 डिग्री पे है, उससे थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 90 पे है एग्जैक्ट। ठीक है, ऐसे काफी सारे हम लोगों ने एक्सियल प्लेन्स के बिहाफ पे भी इसको पूरा क्लासिफाई किया हुआ है। बट हम लोग जो सिंपल क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी थीटा डिग्री पे हम लोग जैसे कि 30 हो गया 60 हो गया उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोजिशन ऑफ द एक्सियल प्लेन के बिहाफ पे, चलिए देखते हैं। देन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पोजिशन ऑफ द एक्सियल प्लेन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको 6 तरीके से क्लासिफाई किया है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, पहला है हमारे पास सिमेट्रिक एंड इसिमेट्रिक। ठीक है, फोल्ड्स। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड। ठीक है, इसी का एक स्पेशल टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट फोल्ड। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आइसोक्लिनल एंड द कॉन्जुगेट फोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि यह इनमें डिफरेंसेस क्या है और आप लोग इजीली एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक फोल्ड। सिमेट्रिक फोल्ड में क्या होता है, ये एक चीज समझना, ये हमारे पास एंटीक्लाइन भी हो सकता है, सिंक्लाइन दोनों हो सकता है। मैं यहाँ पे एंटीक्लाइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्सियल प्लेन होता है, ठीक है, वो हमारे पास वर्टिकल होना कंपलसरी है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्टिकल होना जरूरी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास लिम्स होती है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इसके डिप निकालेंगे, ठीक है, वो दोनों डिप होती है। ठीक है, इक्वल होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। ठीक है, लिम्स आर डिप्ड। ठीक है,
limbs are dipped equally but in opposite direction. इतनी सी बात क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन। एंड आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी लिम्ब की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वल लेंथ ऑफ द लिम्ब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ द फोल्ड होता है। देन एसिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास कोई फोल्ड है, ठीक है, तो ये फोल्ड मैं इसलिए भी बना नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये फोल्ड गलत नजर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने दो फोल्ड बनाता हूँ। ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं इस तरीके से, ये इंक्लाइन हो गया। ठीक है, तो इस फोल्ड में और इस फोल्ड में क्या अंतर आ रहा है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारे पास ओवरटर्न फोल्ड है। ठीक है, जबकि ये वाला हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक फोल्ड है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे थीटा 1 एंगल है, यहाँ पे कुछ थीटा 2 एंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सियल प्लेन है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स क्या लिख सकते हो, जो एक्सियल प्लेन है, ठीक है, वो हमारे पास इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, इंक्लाइंड रहेगा। एंड हमारे पास जो लिम्स है, ठीक है, आर डिप्ड, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद द अनइक्वल। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अनइक्वल, अनइक्वल डिप्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होना कंपलसरी है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है, तो फिर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इक्वल सॉरी अनइक्वल होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। देन बात करते हैं यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड की। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इसके लिम्ब की जो लेंथ है वो भी अनइक्वल है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लिम्ब लेंथ्स आर अनइक्वल, लिम्ब्स लेंथ आर अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बना के लिख सकते हो खुद से भी। देन बात करते हैं ओवरटर्न फोल्ड की। ठीक है, ओवरटर्न फोल्ड में क्या होता है थोड़ा समझते हैं। इसका नाम ओवरटर्न क्यों पड़ा, वो भी थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड की। ठीक है, और उसी का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज कॉल्ड द रिकम्बेंटेंट फोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड में क्या होता है, हमारे पास एक इंक्लाइंड, ठीक है, यहाँ पे एक्सियल प्लेन होता है। ठीक है, एपी मतलब एक्सियल प्लेन। ठीक है, दोनों सेम है। रिकम्बेंटेंट फोल्ड में क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होता है, एक्सियल प्लेन होता है। ठीक है, ऐसे ओवरटर्न फोल्ड जो कि हमारे पास, जिनका हमारे पास जो एक्सियल प्लेन है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, उस तरह के फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बेंटेंट फोल्ड बोलते हैं। दूज ओवरटर्न फोल्ड्स व्हिच हैविंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन, ठीक है, उसी को हम रिकम्बेंटेंट फोल्ड बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या चीज समझने की जरूरत है, ओवरटर्न फोल्ड क्या होता है वो समझने की जरूरत है। और ये कैसे बनते हैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, उसी से आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी कि इसके ऐसे नाम क्यों रखे गए। ठीक है, तो पहले हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक प्लेन था। ठीक है, सिमेट्रिक फोल्ड था। इसमें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन के कारण, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिपिंग चेंज हुई क्योंकि डिपिंग की डायरेक्शन, ठीक है, इसकी, तो थोड़ा सा ये इंक्लाइंड हो गया। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, देखो इंक्लाइंड ये कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा और कंप्रेशन हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा लिंक इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को कि ये 3D में रोटेट होगा। ठीक है, तो ये मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री से ये रोटेट होता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको घोट लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मोर देन 90 डिग्री से ये वाली लिम्ब क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है,
और ये अपने आप को रोटेट करके इस तरीके से रोटेट करती है कि जो इसकी जो लिम्ब की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, लिम्ब की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन रहेगा और इनकी जो लिम्ब की डायरेक्शन होती है सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक लिम्ब रोटेट हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास एसिमेट्रिक फूड होता है, ठीक है, उसमें एक लिम्ब हमारे पास रोटेट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड बन जाता है, ठीक है। और जो रोटेट हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे रोटेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लिम्ब। और जो हमारे पास रोटेट नहीं हो रही है उसको हम लोग नॉर्मल लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली हमारे पास जो लिम्ब होती है, ठीक है, इस वाले लिम्ब को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लिम्ब, नॉर्मल लिम्ब, ठीक है। और जो रोटेट हुई है दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लिम्ब। इतनी सी बात क्लियर है। और जो लिम्ब के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द आर्क। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर ओवरटर्न फोल्ड के बारे में लिखना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देन बात करते हैं यहाँ पे ओवरटर्न फोल्ड की एंड रिकम्बेंट फोल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो एक्सियल प्लेन होता है थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सियल प्लेन रहेगा या एक्सियल सरफेस रहेगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। देन यहाँ पे दोनों की क्वालिटीज क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे लिम्स होती है वो सेम डायरेक्शन में डिप करती है। दूसरी चीज यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो लिम्ब रोटेट होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो लिम्ब रहेगी, ठीक है। वन ऑफ द लिम्ब, ठीक है, वन ऑफ द लिम्ब, ठीक है, दैट सफर फ्रॉम रोटेशन, ठीक है, दैट सफर फ्रॉम रोटेशन। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन हुआ, इसका रोटेशन हुआ है, ठीक है, सफर फ्रॉम रोटेशन, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लिम्ब, ठीक है। एंड अदर लिम्ब इज कॉल्ड द नॉर्मल लिम्ब, ठीक है। अदर लिम्ब इज नोन एज, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, लिम्ब इज कॉल्ड नॉर्मल लिम्ब, ठीक है। उसको हम लोग नॉर्मल लिम्ब बोलेंगे। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली लिम्ब रोटेट होने के कारण इस पोजीशन पे आई है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लिम्ब, ठीक है। और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल लिम्ब हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये वाली हमारे पास रोटेट होके बनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स लिम्ब, ठीक है। एंड ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिम्ब हो जाएगा। देन यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, राइट। थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन यहाँ पे थोड़े से टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्या क्या है, आर्क है, शेल है, कोर है एंड द रूट जोन है, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा समझ। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्क। आर्क हमारे पास क्या है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये कर्वेचर जो वाला पार्ट है, कर्वेचर जो पार्ट होता है, ठीक है, जहां से लिम्स चालू होती है, ठीक है, यहाँ से लिम्स चालू होती है, ठीक है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि आर्क इज द पार्ट ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर पार्ट है फोल्डिंग का, ठीक है, फोल्ड का, ठीक है। तो कर्वेचर पार्ट, ठीक है, कर्वेचर जोन बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ अ फोल्ड। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। बोल सकते हैं कि यहीं से ही क्या होती है, लिम्स स्टार्ट होती है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द लिम्स, ठीक है। देट आर द कोज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लिम्स, ठीक है। आर्क से ही लिम्स का स्टार्टिंग होता है। देन बात करते हैं शेल एंड कोर क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। देखो ये हमारे पास कोई अर्थ मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे फालतू एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखना ये हमारे पास शेल हो गई, ठीक है। और ये इनर जो वाला पार्ट होता है दैट इज कोर, ठीक है। ऐसा ही होगा। तो फोल्ड के अंदर भी सेम कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे आउटर लेयर रहने वाली है, ठीक है, लिम्स के नीचे वाली जो लेयर रहने वाली है
ठीक है, जो कि हमारे पास सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनी होगी, दैट इज कॉल्ड द शेल। ठीक है, बोल सकता हूँ कि मैं आउटर, ठीक है, मोस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ फोल्ड, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनी होगी जनरली। ठीक है, कोर क्या होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट रहेगा ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास कोर रहता है। ठीक है, तो बोल सकता हूँ इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ फोल्ड, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फोल्ड। ठीक है, जहाँ पे शेल क्या था हमारे पास, जो शेल था वो किससे बना था, सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बना था। ठीक है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स या रॉक से बना था, राइट। जो कोर होगा वो सबसे इनर है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट रॉक वहां पे पाई पाई जाएगी, राइट। तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक क्या, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुएंगे प्रेशर टेम्परेचर के कारण, तो यानी मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है या फिर इग्नियस रॉक हो सकती है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, रूट जोन क्या होता है, जहां से हमारे पास फोल्डिंग स्टार्ट होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ रूट जोन क्या है, यहाँ पे द पार्ट्स ऑफ द फोल्ड वेयर द फोल्ड्स आर ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ द जोन वेयर फोल्ड्स आर ओरिजिनेटेड। ठीक है, जहाँ से फोल्ड्स ओरिजिन हुए हैं, ठीक है, निकले हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रूट जोन बोलते हैं। ये इजीली ट्रेसेबल नहीं होते हैं, मतलब ये आप लोग ऐसे आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये हमारे पास रूट जोन है। ठीक है, मतलब बहुत कम केसेस में आपको ये सब देखने को मिलेगा रूट जोन। ठीक है, क्योंकि ये काफी बीनीथ द अर्थ सरफेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये काफी ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि ओवरटर्न एंड रिकमेंडेड फोल्ड से रिलेटेड थी, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे उससे पहले वाले टॉपिक्स की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चारों डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड एंड द कॉन्जुगेट फोल्ड्स। ठीक है, तो ऐसे फोल्ड्स हमारे पास, मान लीजिए कुछ फोल्ड्स हैं, ठीक है, काफी सारे फोल्ड्स हैं। यहाँ पे जो एक्सियल प्लेन्स हैं, ठीक है, वो सारे का सारे इक्वली डिप्ड हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं आइसोक्लिनल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल फोल्ड्स, ठीक है, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फोल्ड्स हैविंग, ठीक है, हैविंग अ सेम इंक्लाइनेशन, ठीक है, और टिपिंग। ठीक है, इंक्लिनेशन वर्ड में यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्टिकल भी हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डिपिंग, सेम डिपिंग, ठीक है, ऑफ अ एक्सियल प्लेन। ठीक है, एक्सियल प्लेन की अगर सेम डिपिंग हो रही है, ठीक है, तो उस तरह के फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ फोल्ड, यानी ग्रुप ऑफ फोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, आइसोक्लिनल फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फोल्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सियल प्लेन्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन पे होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सारे के सारे तो क्या है हमारे पास, डिपिंग क्या है इनकी सेम है, तो ये क्या है हमारे पास आइसोक्लिनल है। बट अगर ये डिपिंग सेम नहीं होगी, कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट फोल्ड। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है ये। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फोल्ड में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं जहाँ पे इनका डिपिंग सेम नहीं है, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेट फोल्ड होता है। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द एक्सियल प्लेन कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेकंड की, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, पीबी, यानी कि बिहेव विद द डेप्थ। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप है, ठीक है, बिहेव विद द डेप्थ। तो डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटा विल बी चेंज, राइट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द, जैसे कि डेप्थ के साथ क्या होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ठीक है,
थिकनेस ऑफ स्ट्रेटा के बिहाफ पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है, थिकनेस ऑफ स्ट्रेटा। तो हमारे पास सिमिलर भी हो सकती है स्ट्रेटा, राइट, जैसे कि मान लीजिए सिमिलर है, या फिर पैरेलल हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि कुछ कहीं पे ज़्यादा मोटा है, कहीं पे ज़्यादा पतला है, राइट, थिकनेस। तो ऐसे 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। तो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज द कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं पैरेलल। द सेकंड वन इज द सिमिलर फोल्ड, एंड द थर्ड वन जिसमें डेप्थ, डेप्थ में क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल इरोजन के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ हमारे पास कुछ एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इरोजन के कारण यहाँ से कुछ मटेरियल रिमूव हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। पहले कुछ डेप्थ इतनी थी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे वो मटेरियल फिल हो जाएगा, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से प्रेशर यानी कि लोड के कारण यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्चुअल में फोल्डिंग आ चुकी है, राइट, इस तरीके से। तो इस तरह के फोल्ड्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरटेनियस फोल्ड बोलते हैं, राइट, सुपरटेनियस फोल्ड। जहाँ पे क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर लेयर है, जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेयर रहेगी हमारे पास, उसकी थिकनेस तो यहाँ पे देखेंगे तो कम हो चुकी है थिकनेस, राइट, और यहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे थिकनेस क्या होती है, इधर की तरफ डिक्रीज होती है इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में इंक्रीज हो जाती है थिकनेस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट था सुपरटेनियस फोल्ड का। बात करते हैं कि सिमिलर फोल्ड और यहाँ पे पैरेलल फोल्ड क्या होता है, ठीक है। देन फिर हम लोग इसके अगले टॉपिक्स की और बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द फोल्ड्स में है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक फोल्ड्स में क्या होता है, हमारे पास जो लेयर्स होती है स्ट्रेटा की वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा, ओके। यहाँ पे क्या होती है, सिमिलर लेयर ऑफ स्ट्रेटा विद इनडिफाइनाइट डेप्थ, ओके। या फिर आप लोग यहाँ पे पैरेलल टाइप्स ऑफ स्ट्रेटा की और जगह क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक फोल्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजेस देखते हैं इसकी कि इमेजेस कैसे दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा कॉन्सेंट्रिक, राइट, इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। देन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है दूसरी, कि यहाँ पे जो थिकनेस रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग थिकनेस नापोगे T1, तो यहाँ पे भी थिकनेस के क्या रहने वाली है, T1 रहने वाली है, ठीक है। मतलब थिकनेस यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। देन यहाँ पे एक और बड़ी खास देखी जाती है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई शार्प एज था, तो यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, राइट। और जबकि आप यहाँ पे देखेंगे एंटीक्लाइन में, वहाँ पे क्या हो चुका है, नीचे जाने पे शार्पनेस आ रही है, जबकि यहाँ पे नीचे जाने पे सिनक्लाइन में, ठीक है, ये सिनक्लाइन है, तो ये एंटीक्लाइन वाला पार्ट है। तो सिनक्लाइन में डेप्थ के साथ क्या आ रही है, स्मूथनेस आ रही है, जबकि एंटीक्लाइन वाले पार्ट में क्या आ रहा है, शार्पनेस इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, टर्निंग में शार्पनेस इंक्रीज हो जा रही है। तो इसका थर्ड पॉइंट यही है कि एंटीक्लाइन पार्ट बिकम sharper with depth, okay, and syncline part become smoother with depth, okay. So that is all about the concentric or the parallel fold.
देन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सिमिलर फोल्ड की। देन सिमिलर फोल्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे सिमिलर तो होगा ही एक्चुअल में, ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज नोटिस की जाती है कि ये वाला रीजन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला रीजन रहता है, ठीक है, लिम्स वाला जो रीजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थिन होता है, और ये वाला थिक होता है, ठीक है, दैट इज थिकर। और ये वाला पार्ट हमारे पास जो रहता है लिम्स वाला, ठीक है, लिम्स आर थिनर, ठीक है। तो एक चीज समझना यहाँ पे कि जब हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे मटेरियल कम है, मतलब यहाँ पे जो रोक है वो एक्चुअल में क्या हो चुकी है, थोड़ा सा कम हो चुकी है, राइट, और यहाँ पे वो बढ़ चुकी है, तो एक्चुअल में फ्लो कैसे हुआ होगा मटेरियल का, कुछ इस तरह से फ्लो हुआ होगा, राइट। तभी तो वहां पे एक्चुअल में क्या हो चुका है, अकोमुलेशन हो चुका है, तभी तो उसकी थिकनेस बड़ी होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलता है, ओके। और कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा ये, ठीक है, लिम्स टू क्रेस्ट रीजन, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, सिमिलर फोल्डिंग के बारे में। देन सुपरटेनियस फोल्ड में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को डिफरेंस इन थिकनेस देखने को मिलता है, राइट, डिफरेंस इन थिकनेस। और ये ड्यू टू क्या होता है, सोइल इरोजन देखने को मिलता है, ड्यू टू, इसका जो मेन रीजन होता है ड्यू टू सोइल इरोजन, ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन एज वेल, इरोजन एंड डिपोजिशन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्मल फोल्ड था, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ का कुछ पार्ट रिमूव हो चुका है, यहाँ पे कुछ पार्ट बढ़ चुका है, राइट। तो अब हमारे पास नया फोल्ड क्या हो चुका है, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, राइट, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये वाले की जो हमारे पास थिकनेस थी वो डिक्रीज हो चुकी है, और इस वाले की जो थिकनेस है वो बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू दिस, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, थिकनेस डिक्रीजेस, और यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बिहेवियर विद द डेप्थ, ठीक है। हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, कॉन्सेंट्रिक, सिमिलर एंड द सुपरटेनियस फोल्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देन आज हम लोग अभी कवर करेंगे द प्लंज एज अ बेसिस, ठीक है। तो प्लंज एज अ बेसिस is the third part of the classification, right, of the folding. Then what is the plunge? The plunge is the angle made by the plane, horizontal plane with the hinge axis, right, hinge line. तो यानी कि हमारे पास जब प्लंज के बारे में मैंने आपको बताया था उस समय, तो मैंने आपको सिंक्लाइन के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ एंटीक्लाइन वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे आपको दो तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, पहले तो प्लंज एंड अनप्लंज, राइट, प्लंज्ड एंड यहाँ पे अनप्लंज, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से नजर आता है। तो एंटीक्लाइन में जो प्लंज्ड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, तो इस तरीके से रहता है, ठीक है, और ये हमारे पास हिंज लाइन रहती है, ठीक है, ये वाली हिंज लाइन है, और ये वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक लाइन है, ठीक है, और उसके बीच का ये एंगल है डेल्टा, दैट इज द प्लंज एंगल, राइट, दैट इज द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, okay. Then that is the all about the anticline part. What is about the syncline? Syncline में क्या होगा, ठीक है, syncline फ्रंट से ऐसा नजर आएगा, ठीक है, प्लंज्ड है, तो उसमें क्या होगा, इन डेप्थ जाने पे वो इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो, इस तरीके से पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास अनप्लंज्ड है, ठीक है, तो कैसा नजर आएगा? वो इस तरीके से पैरेलल नजर आएगा हम लोग। मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या हमारे पास ये लिम्स रहती है वो अंदर जाके इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। जबकि अनप्लंज में ये कैसा नजर आता है? कुछ इस तरीके से नजर आता है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्लंज एंड अनप्लंज। जहाँ पे प्लंज में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल रहता है, ठीक है, विद द ओरिजेंटल बाय द हिंज एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल नहीं रहता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी तक हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं? पी एम, पी एंड बी, पी बी पी एम। देन हम अभी एम की बात करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज द मोड ऑफ ऑकरेंस, राइट। लेट्स सी दिस। Then on the behalf of the mode of occurrence, they are classified into three parts: antichlorium, synchlorium and the Thomson basin, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीक्लोरियम क्या होता है? एक्चुअल में यहाँ पे ग्रुप ऑफ फोल्ड की बात की गई है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिंगल फोल्ड की बात करते आ रहे थे, बट यहाँ पे अब ग्रुप ऑफ फोल्ड की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या होता है? सेवरल किलोमीटर्स तक, ठीक है, सेवरल किलोमीटर्स तक क्या होता है हम लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे इसका, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फोल्डिंग देखने को मिलेगी, राइट। और यहाँ पे इंडिविजुअल फोल्डिंग भी है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो? जो यहाँ पे एवरेज बेंडिंग है, दैट इज एंटी लाइन, राइट। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या बोल सकते हो? आपको मेनी फोल्ड देखने को मिलेंगे, काफी सेवरल फोल्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ फोल्डिंग वी कैन सी, लाइक किस किस तरह की फोल्डिंग देखने को मिल सकती है? आपको एसिमेट्रिक देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिकम्बेंट, ओवरटर्न फोल्ड, सारे के सारे फोल्ड देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो उसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एवरेज बेंडिंग लिख सकते हो, ठीक है। सेवरल किलोमीटर्स, लगभग 1500 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज बेंडिंग हमारे पास क्या है? एंड डिक्लाइनिंग नेचर की है। जबकि सिनक्लोरियम में जैसे इसका उल्टा रहता है, ठीक है। एक तो ये सेवरल किलोमीटर्स तक तो ये भी रहेगी, ठीक है, अबाउट 1500 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे हमें एवरेज जो बैंडिंग होती है, ठीक है, दैट इज सिंक्लाइन इन नेचर, ओके। So that is all about the antichlorium and synchlorium. Let's talk about the basin and dome. So what is the dome and basin? In the dome क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास फोल्डिंग है, ठीक है। इसका अगर आप लोग टॉप व्यू देखते हो, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका सेक्शनल व्यू देखा, ठीक है, टॉप व्यू से इसको कट करने के बाद, तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पे डिप की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी आउटसाइड की तरफ, राइट। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये क्या दर्शा रहा है? डिप की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डिपिंग की डायरेक्शन होती है, ठीक है, इज अवे फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, ठीक है। जबकि अगर आप लोग यहाँ पे इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, तो आप लोगों को क्या नजर आएगा? यहाँ पे it dips at the central part, right? Dipping of strata, ठीक है, towards
सेंट्रल पास। ये तीसरी बात क्लियर है। यहाँ पे आपको एक्स वाई नजर आ रहा होगा जो कि यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और ऐसा भी लिख सकते हो कि ये अप आर्क्ड रहता है, जबकि ये क्या होता है, डाउन आर्क रहता है, ठीक है। तो ये अप आर्क्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउन आर्क रहता है। वो भी आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, दैट इज द पी एम। पी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन डी आर की बात है, यानी डिग्री ऑफ कंपरेशन एंड द रिलेटिव कर्वेचर, राइट। तो चलिए देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कंपरेशन, तो क्या होता है जब डिग्री ऑफ कंप्रेशन, यानी कि जब आप लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लगाते हो, ठीक है, फोर्स के ऊपर या लगते हैं उनके ऊपर, तो क्या होता है, कई बार तो कुछ ऐसे फोर्सेस लगते हैं जिससे थिकनेस यूनिफॉर्म रहती है, थिकनेस में इतना डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, नो चेंज इन थिकनेस। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि फोर्सेस इतने ज्यादा लग जाते हैं कि ये नियर टू द क्लोजिंग पॉइंट आ जाते हैं, मतलब ये क्लोज होने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ से जो प्लास्टिक मूवमेंट नजर आता है, ठीक है, मतलब लिंक्स टू द क्रेस्ट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अकोमोडेशन हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 रहने वाला होता है, ठीक है। यानी क्रस्ट रीजन थिकर देन लिम्ब रीज, ठीक है, ड्यू टू द प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ मटेरियल। देन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे को इंटेंस फोर्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से डिग्री ऑफ कंप्रेशन में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंटेंस फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। तभी ये बन पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ ऑकरेंस है, ठीक है, ये किससे बना है एक्चुअल में, डिग्री ऑफ कंप्रेशन से बना है, वो भी हाई डिग्री ऑफ कंप्रेशन से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं लिम्स। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो लिम्स हमारे पास क्या है, काफी दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगे होंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ पे फोल्ड्स का जो एंगल रहता है लगभग 70 से 170 के बीच में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोल्ड का जो एंगल रहता है लगभग वो 10 से 90 डिग्री के लगभग रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द रिलेटिव कर्वेचर, राइट। द नाम से इज द पर्सन, ठीक है, जो डिवाइड करता है फोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव कर्वेचर ऑफ द आउटर एंड द इनर आर्क। जैसे कि हमारे पास आउटर आर्क है, हमारे पास इनर आर्क है, राइट। तो इसके बिहाफ पे इसका रिलेटिव कर्वेचर, यानी दोनों के कर्वेचर में कैसा डिफरेंस आ रखा है, उसके बिहाफ पे इसने क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो कर्वेचर है वो काफी शार्प है, यहाँ पे काफी स्मूथर है, ठीक है। तो कर्वेचर में सबसे ज्यादा चेंज किस में आ रहा है, कि बी में आ रहा है, देन ए में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बी का कर्वेचर क्या है, ए से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, द बी इज द इनर आर्क, राइट। द इनर आर्क हैज मोर कर्वेचर, ठीक है, देन आउटर आर्क, राइट। देन यू यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो कर्वेचर है, यहाँ पे जो कर्वेचर है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रिलेटिव कर्वेचर इज सेम, ठीक है, फॉर बोथ आउटर एंड इनर आर्क। जबकि यहाँ पे देखेंगे कर्वेचर यहाँ पे काफी ज्यादा शार्पली टर्न हुआ है, जबकि यहाँ पे काफी स्मूथ है। मैं बोल सकता हूँ कि बी का जो कर्वेचर है वो ए से ज्यादा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आउटर आर्क कर्वेचर इज मोर देन इनर आर्क, राइट। दिस इज द रामसी क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द relative curvature of the inner and the outer arc. Let's see the last one. So
द नेक्स्ट वन इज द प्रोफाइल ऑफ द फोल्ड, ठीक है, उसकी आउटर प्रोफाइल कैसी है, आउटर प्रोफाइल कैसे दिखती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द कैब्रोन, सेकंड इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था कि जो हमारे पास आइसोक्लाइन का जस्ट अपोजिट होता था, आइसोक्लाइन में जितने भी हमारे पोल्स थे, ठीक है, उसके हमारे पास जो प्रोफाइल की जो हमारे पास क्या रहता था, फोल्ड प्लेन रहता था, ठीक है। तो वो क्या होता था हमारे पास एक्सियल जो प्लेन है एक्चुअल में, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता था, पैरेलल होते थे कॉन्जुगेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंजुगेट के अंदर क्या होता था, यहाँ पे नॉन पैरेलल रहता है, राइट। आइसोक्लाइन का जस्ट अपोजिट है ये। एंड दैट इज थर्ड वन इज द कॉस्पेट फोल्ड, ठीक है। द कॉस्पेट फोल्ड में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से रहता है, कप शेप में, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो कैमरॉन फोल्ड में क्या होता है, हमारे पास शार्प हिंज पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इसकी लिम्स रहती है वो प्लेनर रहती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शार्प हिंज पॉइंट एंड लिम्स आर प्लेनर, ओके। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कस्पेट फोल्ड की एंड कॉन्जुगेट फोल्ड की, ठीक है। कॉन्जुगेट फोल्ड में क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बॉक्स फोल्ड भी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि जो यहाँ पे जो फोल्ड है वो एक तरीके से बॉक्स फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे हमें थ्री लिम्स देखने को मिलती है, ठीक है। पहली चीज तो स्पेशल चीज क्या है, यहाँ पे थ्री लिम्स है, टू आर पैरेलल, ठीक है, एंड द सेंट्रल वन इज फ्लैट, ठीक है। सेंट्रल वन क्या है, फ्लैट है। अभी तक हम लोग जितने भी फोल्ड्स देखते आ रहे थे उसमें जो सेंटर वाली थी वो हमेशा कुछ ना कुछ कर्व रहती थी, राइट। और उसमें दो ही हमें क्या देखने को मिलती, लिम्स देखने को मिलती थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल वन जो है एकदम एक्सट्रीमली फ्लैट है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स फोल्ड भी बोलते हैं। इसका शेप जो आता है वो एक तरीके से बॉक्स की तरह आता है, राइट, इस तरीके से। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कस्पेट फोल्ड क्या होता है। कस्पेट फोल्ड में क्या होता है, जो हमारे पास लिम्स रहती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहती है, नॉन प्लेनर रहेगी, ठीक है। मतलब इतनी प्लेनर नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कर्वी रहती है। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कर्वी, ठीक है, कर्व्ड रहती है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड थिंग क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे हम लोगों को जो हिंज एक्स पॉइंट है, ठीक है, हिंज पॉइंट होता है यहाँ पे नॉन शार्प रहता है, ठीक है। हिंज पॉइंट इज नॉट शार्प, ठीक है, वो शार्प नहीं रहता है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, जो कि प्रोफाइल ऑफ द आउटर प्लेन को क्लासिफाई करती है, ठीक है। बात करते हैं मिसलेनियस टाइप्स ऑफ द फोल्ड की, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोक्लाइन, सेकंड वन इज द होमोक्लाइन, थर्ड वन इज द डायरेक्ट फोल्ड। तो मोनोक्लाइन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा था, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या हो चुका है, सिर्फ वन टाइम क्या आ चुका है, इसमें इंक्लाइनेशन आ चुका है, वो भी काफी शार्प, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन, ठीक है। यहाँ पे इंक्लाइनेशन आया, वेरी शार्प, ठीक है। एंड अगेन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा इज कंटिन्यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा था, शार्प इंक्लाइनेशन आया, अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा कंटिन्यू हो गया, दैट्स कॉल्ड द मोनोक्लाइन फोल्ड, ठीक है। इस तरह के फोल्ड को मोनोक्लाइन फोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, एक सिंगल इंक्लाइनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ओवर अ शॉर्ट इंटरवल, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा इंक्लाइन कर जाएगा, मतलब काफी छोटे लेंथ में ये इंक्लाइनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये वन स्ट्रेट, ठीक है, के बीच में अगर ज्यादा डिफरेंस है एलिवेशन का, तो वहां पे जरूर मोनोक्लाइन फोल्ड रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वन स्ट्रेटा हैविंग अ ग्रेट डिफरेंस इन एलिवेशन, ठीक है, डिफरेंस इन एलिवेशन, वो किसके कारण आया होगा, यहाँ पे मोनोक्लाइन फोल्ड के कारण आया होगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम यहाँ पे होमोक्लाइन फोल्ड की, ठीक है।
देन इन होमोक्लाइन फोल्ड में क्या होता है, जो लिम्स रहती है, ठीक है, ये लिम्स है, ठीक है, ऑफ अ फोल्ड, ठीक है, वो क्या होती है, सारी की सारी पैरेलल होती है, ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कि वो एक सेम डायरेक्शन में डिप करती है, ठीक है, तो लिम्स डिप इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में क्या करती है, डिप करती है, ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, होमोप्लेन फोल्ड कहलाता है। इन ड्रैग फोल्ड क्या होता है, ये एक तरह के सैंडविच की तरह रहता है, ऊपर क्या होती है, कॉम्पिटेंट लेयर होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग रॉक की लेयर रहेगी, ठीक है, और नीचे भी स्ट्रॉन्ग रॉक की यानी कॉम्पिटेंट की लेयर रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रॉक को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वीक लेयर रहेगी बीच में, ठीक है, वीक लेयर तो क्या बोलेंगे, इनकॉम्पिटेंट लेयर बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंट लेयर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पे कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्सेस लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा, ड्रैग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके कारण यहाँ पे फोल्डिंग आ जाती है, ठीक है, उस ड्रैग इफेक्ट के कारण जो फोल्डिंग आती है दैट इज कॉल्ड द ड्रैग फोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द फोल्ड्स देखा है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोफाइल, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द मिसलिनियस, ठीक है, और ऑन द बिहाफ ऑफ द प्लंज, अनप्लंज, ठीक है, एक्सियल प्लेन, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, बिहेवियर विद द डेप्थ कंप्रेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सेट्रा। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द व्हाई द फोल्ड्स टेक प्लेस, ठीक है, देखते हैं। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोजेज ऑफ द फोल्डिंग, ठीक है, तो फोल्डिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है, बेंडिंग होना, ठीक है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आ चुका है, कर्वेचर आ चुका है, ठीक है, प्रोस्टेटा के अंदर, तो यानी कि हमारे पास, ठीक है, अगर किसी भी फोल्ड बन रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास या तो फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, इनटू द अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगते रहते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी हमारे पास कोजेज होंगे दैट इज कम्स अंडर द टेक्टोनिक कोजेस, ठीक है, तो टेक्टोनिक कोजेस के अंदर आएंगे जो कि अर्थ क्रस्ट के फोर्सेस के कारण लग रहे हैं, ठीक है, उसके कारण बेंडिंग हो रही होगी उसके कारण, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट, ठीक है, के फोर्सेस के कारण, ठीक है, जो मतलब फोल्डिंग हो रही होगी, बैंडिंग हो रही होगी, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे पास टेक्टोनिक के अंदर आएंगे। नॉन टेक्टोनिक में क्या आते हैं, सुपरफिशियल कोजेज होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल कोजेस, सुपरफिशियल कोजेस का मतलब क्या है कि हमारे पास वर्टिकल लोड लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये नॉर्मल था, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेटा हमारे पास इस तरीके से थे पैरेलल, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ लोड लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा, राइट, तो ये क्या हो चुका है, फोल्ड हो चुका है, थोड़ी सी बैंडिंग आ चुकी है, कर्वेचर हो चुका है, राइट, इसके अंदर थोड़ा सा, तो दैट इज कम्स अंडर द सुपरफिशियल कोजेज। इतनी सी बात क्लियर है, तो चलिए इसको क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज द टेक्टोनिक, ठीक है, द टेक्टोनिक कोजेज आर द, ठीक है, टेक्टोनिक कोजेज में क्या हो सकते हैं, हमारे पास फोर्सेज लगेंगे, लाइक फोर्सेस कैसे लगते हैं, टेंजेंशियल लग सकते हैं, राइट, तो फर्स्ट इज द टेंजेंशियल कंप्रेशन, इतनी सी बात क्लियर है। द सेकंड वन, ठीक है, अब टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो काफी तरीके से लग सकते हैं, राइट, जैसे कि हमारे पास कोई एक कॉम्पिटेंट लेयर है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेयर है, ठीक है, तो वो दूसरी एक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर से जाके टकरा गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका बैंडिंग हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर लेयर थी, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, तो ये दूसरी कॉम्पिटेंट लेयर है जो इससे कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो ये क्या है, लेस कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट है, तो ये जैसे इसके यहाँ पे, ठीक है, रब होगा या इसके अंदर जाएगा,
ठीक है, मूवमेंट के कारण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी बैंडिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। जैसे ही यहाँ पे इस पे जाएगा देन दैट इज कॉल्ड द बैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी क्या बन जाता है, एक फोल्ड बन जाता है। तो इस तरह के फोल्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्चुरल फोल्ड्स बोलते हैं। फ्लेक्चुरल फोल्ड्स। द सेकंड इज द, ये दोनों कॉम्पिटेंट लेयर थी, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लेयर थी। ठीक है, बात करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास दो कॉम्पिटेंट लेयर्स के बीच में इनकॉम्पिटेंट लेयर आई थी, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लेयर थी, एक हमारे पास इनकॉम्पिटेंट लेयर थी, एक हमारे पास कॉम्पिटेंट लेयर थी, राइट। कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेंट, यानी स्ट्रॉन्ग लेयर, वीक लेयर, स्ट्रॉन्ग लेयर, यानी सैंडविच हो चुकी बीच में, राइट। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्सेस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लास्टिक मटेरियल का मूवमेंट होगा, राइट। तो यानी कि उसके कारण यहाँ पे क्या हो चुका होगा, ऐसे ड्रैग फोर्स के कारण बेंडिंग हो चुकी होगी, जिसको हम लोगों ने ड्रैग फोल्ड बोला था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ न कुछ इस तरीके से मटेरियल मूवमेंट नजर आता है। ठीक है, तो इस तरह के फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज फ्लोएज फोल्डिंग। ठीक है, फ्लोएज फोल्डिंग। इतनी सी बात क्लियर है। देन द थर्ड वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द shear फोल्डिंग। ठीक है, shear फोल्डिंग। तो यहाँ पे जैसे ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे शेयर फोर्सेस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फोर्सेस के कारण क्या होती है, फोल्डिंग होती है। जबकि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल कंप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल कंप्रेशन। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अबाउट स्लाइड हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमें स्लाइडिंग देखने को मिलती है। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्सेस यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास मटेरियल कुछ अपवर्ड हो गया और यहाँ पे कुछ मटेरियल डाउनवर्ड चला गया। तो ये कुछ इस तरीके से बैंडिंग आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैंडिंग आ चुकी है। तो दैट इज द कोजेस ऑफ द फोल्डिंग। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, बैंडिंग हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से निकला हुआ होगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से निकला हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल था इस तरीके से, और ये इसके ऊपर से इस तरीके से निकला हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड द बैंडिंग। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे बैंडिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, बट दैट इज द कोज ऑफ द बैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे किसी न किसी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट होगा, तो ये लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, दैट ये लेयर इसके अंदर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे एक इस तरीके से शेप बन जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये इसके नीचे चली गई, ये इसके ऊपर चले गए। तो ये भी क्या हो जाती है, एक तरह की बेंडिंग हो जाती है यहाँ पे, इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। देन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि शेयर फोल्डिंग के अंदर आपको अगर कुछ लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे। तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं ही थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉन टेक्टोनिक कॉजेज की। तो नॉन टेक्टोनिक कॉजेज में हमारे पास दो तरह के कॉजेज होते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा और सॉल्ट्स। ठीक है, या फिर सेकंड तरह का होता है हमारे पास डिफरेंशियल कंप्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। Then the non-tectonic causes of the folding is, the first one is the folding due to the intrusion, then folding due to the differential compression, right? तो क्या होता है कि समझना, फोल्डिंग टू द इंट्रूजन, इंट्रूजन हमारे पास मैग्मा भी हो सकता है या कोई भी सॉल्ट बॉडी हो सकती है। ठीक है, इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा और सॉल्ट बॉडी। ठीक है, कोई भी सॉल्ट बॉडी भी हमारे पास हो सकती है। देन यहाँ पे क्या समझना कि हमारे पास जो मैग्मा है, ठीक है, वो क्या करता है, अपलिफ्ट करेगा, फोर्सेस लगेगी ऊपर की तरफ।
तो ओवरलाइंग स्टेटा यानी कि जो ऊपर की तरफ इसके स्टेटा लाई कर रहा होगा वो अभी क्या होगा, फोर्स होगा अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो इसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए था। स्पेस के लिए क्या करेगा, ये इसको अपलिफ्ट करेगा इस तरीके से, राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैग्मा या तो इतना ज्यादा फोर्स लगा दे कि ये निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, यानी कि रप्चर कर दे, रप्चर द स्टेट, ठीक है। या फिर नॉट रप्चर, ठीक है, रप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर ही रह जाएगा और बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोल्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर रप्चर हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ द मैग्मा देखने को मिलेगा, फ्लो ऑफ द मैग्मा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके कारण क्या बनेगा, हमारे पास इग्नियस रॉक्स बनती है, ठीक है, इग्नियस रॉक फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला केस रहेगा जिसमें जो बैंडिंग आ रखी है, ठीक है, ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ द मैग्मा, ठीक है, उसके कारण यहाँ पे क्या होती है, बैंडिंग होती है, ठीक है। सेम काम यहाँ पे सोल्ड बॉडीज भी करती है। सोल्स क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे और उसके कारण यहाँ पे क्या होती है, बैंडिंग होती है, ठीक है। द सेकेंड वन इज द फोल्डिंग ड्यू टू द डिफरेंशियल कंप्रेशन। डिफरेंशियल कंप्रेशन यहाँ पे क्या होता है, जिसके आप लोगों ने सुपरटेनियस फोल्ड पढ़ा था, राइट, सुपरटेनियस फोल्ड, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था कि जो क्रस्ट वाला रीजन था वो थिनर हो जा रहा था, और जो हमारे पास टफ वाला रीजन था, टफ वाला, वो थिकर हो जा रहा था, क्योंकि वहां पे इरोजन के कारण कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो रहा था, मटेरियल का मूवमेंट हो रहा था, राइट। तो उसके कारण बेंडिंग हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस, डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्सेस, तो यहाँ पे इतना ज्यादा अगर डिपोजिशन बढ़ता गया टाइम के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास बैंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्स का डिपोजिशन भी एक तरह की बैंडिंग कोज कर देता है ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लार्ज एरिया में अगर ऐसा हो रहा है तो काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रेस बढ़ेगा काफी ज्यादा, तो इसके कारण बैंडिंग वहां पे हो जाती है। तो ठीक है, ये हमारे पास कॉजेज थे, नॉन टॉक्टेनिक कॉजेज, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ द फोल्डिंग, फिर हम लोग उस पर देखेंगे कि माइंस पे और कंस्ट्रक्शंस पे, सिविल कंस्ट्रक्शन पे कैसे इफेक्ट करती है फोल्डिंग। चलिए देखते हैं। देन बात करते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ द फोल्डिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि ये चार डायग्राम्स हैं, ठीक है, एक्चुअल में फोल्डिंग के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैब्रोन फोल्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको कैब्रोन फोल्ड्स नजर आ रहे होंगे। कैमरन फोल्ड में क्या खासियत है कि यहाँ पे जो हिंजेस होती हैं वो काफ़ी शार्प रहती हैं, और जो लिम्स रहती हैं वो एकदम प्लेनर रहती हैं, जिसके आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हिंज पॉइंट हमारे पास काफ़ी शार्प है यहाँ पे, और जो लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेनर्स हैं, मतलब जो इसकी लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेनर है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरन फोल्ड इस तरीके से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रांस का है और ये यूके का था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हमारे पास क्या है, हिंज है, और यहाँ पे जो इसकी लिम्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्लेनर है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंक्लाइन फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये इनसिमेट्रिक है, राइट, एसिमेट्रिक है। ये वैली इन नाम्बिया में हमारे पास ये फोल्ड देखने को मिला था, ठीक है। ये हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया में, एक्चुअल में ये माउंटेन है वहाँ का, ठीक है, उसका ये डायग्राम है, ठीक है, इंडिया का है ये। एंड यहाँ पे हमें लोगों को कैप्रोन फॉल्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इतना प्लेनर नज़र नहीं आ रहा है, बट दैट इज़ द कैप्रोन फोल्ड एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एंटिक्लाइन फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये फोल्डेड माउंटेन हमारे पास यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास फोल्डिंग के। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है हम लोग को फोल्डिंग के कारण ऑन द माइन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और द सिविल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ द फोल्डिंग ऑन द माइन प्रोजेक्ट, और अगर हमारे पास सिविल कंस्ट्रक्शन की कुछ साइट्स हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फोल्ड बना के दिखाता हूँ कि फोल्डिंग के कारण होता क्या है, एक समझना। ये हमारे पास कोई फोल्डिंग है, नॉर्मल फोल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से।
ये हमारे पास एंटीक्लाइन फोल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ क्रेक्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि फ्रैक्चर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द टेंसाइल फोर्सेस, स्ट्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, ड्यू टू द कंप्रेशन, यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये वाला जोन और ये वाला जोन हमारे पास क्या आते हैं, वीक जोन्स हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं शैटरिंग ऑफ रॉक्स के, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या हो चुका है, वीक जोन्स, ठीक है, क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉक्स जो होती है ना, काफी ज्यादा अगर आप लोग यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये रॉक्स उखड़ के बाहर भी फेंक सकती है, और काफी प्रेशर के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस शैटरिंग, ठीक है, शैटरिंग ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है, कि तो एक ये इफेक्ट हो सकता है फोल्डिंग के कारण। दूसरा, वीक जोन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज दैट कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एलिवेशन या में यहाँ पे एलिवेशन में काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन एलिवेशन, एंड फोर्थ वन इज द कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोग खड़े हो, ठीक है, आप कुछ यहाँ पे माइनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको रिपीटेशन ऑफ बेड भी देखने को मिल सकता है। तो कई बार क्या होता है कि फोल्डिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, मान लीजिए फोल्डिंग कुछ नॉर्मल इस तरीके से है, तो यहाँ पे आपको पता है लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, फिर लेयर टू, लेयर वन मिलेगी, राइट। बट समटाइम फोल्डिंग कुछ इस तरीके से हो गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्डिंग देखने को मिली है आपको, ठीक है। यहाँ पे लेयर वन, लेयर टू था, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री है। तो यहाँ पे आपको रिपीटेशन कुछ और तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले एरिया में देखो और इस वाले एरिया में आप लोग रिपीटेशन देखोगे, तो रिपीटेशन आपको कुछ और नजर आएगा। पहले टू है, फिर वन है, फिर अगेन टू है, अगेन वन है, जबकि यहाँ पे क्या है, वन टू थ्री, फिर टू वन है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे टू के बाद टू आ रहा था, यहाँ पे टू के बाद अगेन वन, फिर अगेन टू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यानी कि हमें अनइवन रिपीटेशन भी देखने को मिल सकता है ऑफ द स्टेटा, ठीक है। तो अनइवन रिपीटेशन, ठीक है, ऑफ स्टेटा वाइल माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करेंगे तब, ठीक है। अब देखो वीक जोन क्रिएट हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। और एक और चीज समझना यहाँ पे, कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन एल्टीट्यूड, चेंज इन एल्टीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या होता है, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है, डिप एंड स्ट्राइक से है, ठीक है। डिप एंड स्ट्राइक से इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिप चेंज हो जाती है काफी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, रॉक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। रॉक इंस्टेबिलिटी क्या होती है, कि मान लीजिए यहाँ पे इतना ज्यादा स्लोप हो चुका है, ठीक है, यानी कि कैब्रोन फोल्ड के अंदर काफी ज्यादा, जैसे मैंने आपको माउंटेन बताया था, वो काफी ज्यादा ऐसे था, ठीक है। तो वहां पे कह सकती है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी बर्फ जम जाती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी रॉक है, ठीक है, अगर उसके अंदर टाइम टू टाइम वेदरिंग के कारण वहां पे क्रैक्स आ चुके हैं, तो ये रॉक्स फॉल होने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो सकती है, रॉक फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, रॉक फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइस होती है, ठीक है, वो भी स्लाइड हो सकती है, ठीक है, आइस स्लाइड से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कोजेस थे, ठीक है, ये हमारे पास फोल्डिंग के कारण हो सकते हैं। माइन प्रोजेक्ट में कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और फिर सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक वीक जोन का तो बताया बताया था कि वीक जोन पे कैसे इफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं माइन प्रोजेक्ट पे कैसे असर करता है। तो माइन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि समझना, कई सारे माइन प्रोजेक्ट्स में पहली चीज तो आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज कि आप लोग यहाँ के इसके जो आसपास वाला एरिया होता है, यहाँ पे भी आप लोग माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण आपका ये वाला एरिया अगर लैंडस्लाइड के अंदर आता है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एरिया में फ्लड आने की चांसेस हो सकती है, जैसे कि केदारनाथ में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो माउंटेन्स का जो रॉक्स था, ठीक है, और यहाँ का जो वाटर था,
पूरा का पूरा वो स्लाइड होके इधर ही आया। ठीक है, यानी कि यहाँ का अगर कोई भी वाटर, अगर यहाँ पे बारिश होती है तो उसका जितना भी पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, इसी एरिया में जाएगा, राइट। तो इसके कारण यहाँ पे अगर आप लोग माइन करते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ओपन माइन नहीं कर सकते, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे कोई भी शाफ्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लड अगर आता है तो दैट विल बी अंडरगोज द फ्लड, मतलब पूरा का पूरा पानी उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं शाफ्ट के अंदर। ठीक है, तो नियर बाय फोल्ड आप लोग माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा कि आप लोग इसके ऊपर भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे वीक जोन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, द सेकंड वन इज थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको अनइवन रिपीटेशन ऑफ द स्टेटा देखने को मिल सकता है, तो आप लोग यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हो अगर हो सकता है कि वो आपका रिजल्ट गलत हो। ठीक है, तो प्रिडिक्शन में भी है रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अनइवन, ठीक है, स्टेटा रिपीटेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, वीक जोन क्रिएशन के कारण आप लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दूसरा, आप उसके आसपास भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अनइवन रिपीटेशन ऑफ स्टेट के कारण आप लोगों को जो एक्सप्लोरेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ पोल। ठीक है, इसके कारण आपका जो माइन प्लानिंग है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि माइन प्लानिंग आप लोग जो बना रहे हो, ठीक है, आपको वो चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो माइन प्लान, ठीक है, के अंदर डिफिकल्टीज आएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एंड हमारे पास जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को वो एट द एंड या किसी सिचुएशन पे चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स कैन बी चेंज्ड एट द मोमेंट ऑफ द माइनिंग। ठीक है, एट एनी मोमेंट वाइल माइनिंग। ठीक है, और सिचुएशन इन माइनिंग। ठीक है, आपको चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि माइन प्रोजेक्ट पे है। सिविल कंस्ट्रक्शन में सेम इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि आप लोग अगर यहाँ पे टनल बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को रॉक फॉल देखने को मिल सकता है, लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, वीक जोन क्रिएशन के कारण आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, शैटरिंग ऑफ रॉक भी वहाँ पे एक इफेक्ट डालता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी सेम कॉजेज आप लोग यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को करने से। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज द कुछ टर्म्स की यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन लिखनी है या एक्सप्लेन करना, राइट। द फर्स्ट वन इज द डिप एंड स्ट्राइक, द एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, द लोकल एंड द रीजनल डिप, जो कि मैंने आपको अभी बताया नहीं है बट बता दूंगा अभी। ठीक है, डोम एंड बेसिन, रिकम्बेंटेंट फोल्ड, कॉन्जुगेट फोल्ड। ठीक है, द सेकंड वन इज द हाउ फोल्ड्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, उनको एक्सप्लेन करना डिटेल में। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फोल्ड, फोल्डिंग के कॉजेज क्या है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फोल्डिंग ऑन द माइन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसका माइन प्रोजेक्ट के सिविल कंस्ट्रक्शन पे उस पर क्या इफेक्ट रहता है वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले डिप एंड स्टैक की बात करते हैं। तो डिप क्या होता है एक चीज समझना। ठीक है, ये आपका डिप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट, और ये हमारे पास क्या है, फोल्डिंग है, तो ये हमारे पास फोल्ड प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्ड की बात हो गई, फोल्ड के बारे में। ठीक है, बट फोल्डिंग के अंदर क्या है। ठीक है, फोल्डिंग के अंदर डिप की क्या डेफिनेशन बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे डिप एंड स्ट्राइक की डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी ये रॉक लेयर है, ठीक है, द रॉक, ठीक है, जो लेयर है वो मैक्सिमम कितना इंक्लाइनेशन बना रही है। ठीक है, हैव एज अ मैक्सिमम इंक्लाइनेशन। ठीक है, मैक्सिमम इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
इज कॉल्ड द डिप। ठीक है, इसको हम लोग डिप बोलेंगे। जैसे कि ये स्ट्रेटा है कुछ, ठीक है, यहाँ पे कितना मैक्सिमम इंक्लिनेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिप विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये देखा जाता है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कि स्ट्राइक क्या है। ठीक है, स्ट्राइक क्या है एक्चुअल में, हमारे पास मान लीजिए कुछ लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन की, यानी कि हमारे पास बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्राइक लाइन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक या स्ट्राइक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द बेडिंग प्लेन कॉल्ड द स्ट्राइक। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, तो ये स्ट्राइक लाइन हो जाएगी। ठीक है, एंटिक लाइन एंड सिंक लाइन मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, एंटिक लाइन क्या होता है, अपार्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को उसके अंदर टू लिम्स होती है जो कि डिप्ड होती है अवे फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, एंड सिंक्लाइन में क्या होता है, ठीक है, ये डाउन मार्क होता है पहली चीज, तो दूसरी जो इसकी लिम्स होती है टूवर्ड द सेंटर पॉइंट करती है। ठीक है, देन हम लोगों ने बात की थी लोकल एंड रीजनल डिप की। ठीक है, लोकल एंड रीजनल डिप में क्या होता है, ठीक है, कि वहां पे किसी लोकल एरिया, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, इसकी अगर मैं ओवरऑल डिप की बात करूं, तो ओवरऑल डिप को, ठीक है, ओवरऑल जो डिप है, ठीक है, यहाँ पे एक डिप है, एक यहाँ पे डिप है, एक यहाँ पे डिप है। ठीक है, तो इस वाले डिप को बोलते हैं लोकल डिप। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द लोकल डिप। वो जो इसकी ओवरऑल डिप रहेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रीजनल डिप। ठीक है, उसको हम लोग रीजनल डिप बोलते हैं। ठीक है, तो यानी स्मॉल एरिया में जो डिप निकालते हो आप लोग, ठीक है, उसको हम लोग लोकल डिप बोलेंगे, और ओवरऑल जो इसकी डिप रहेगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज डिप, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रीजनल डिप। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं रीजनल डिप बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो, तो लोकल डिप की आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ये आप लोगों को स्टेटर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से फोल्डिंग है, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी तरह की ये नजर आ रही होगी। ठीक है, डिप्स, ठीक है, यहाँ पे डिप है, यहाँ पे डिप है, यहाँ पे डिप है, यहाँ पे डिप है, यहाँ पे भी डिपिंग है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, द इंक्लाइनेशन, ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ अ रॉक स्ट्रेटा इन अ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेटा, ठीक है, इन अ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड डिप, इज कॉल्ड लोकल डिप। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, द टोटलिटी और द एवरेज ऑफ द, ठीक है, ऑफ द स्टेटा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, द ओवरऑल इंक्लिनेशन ऑफ द स्टेटा। ठीक है, द ओवरऑल और एवरेज, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉक स्टेटा ऑफ रॉक स्टेटा, ठीक है, ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड रीजनल डी। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन रहेगा, द इंक्लिनेशन ओवर ओवरऑल, ठीक है, द ओवरऑल इंक्लिनेशन और एवरेज प्राइमरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द रॉक स्टेटा ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड द रीजनल डिप। ठीक है, उस तरह की डिप को हम लोग रीजनल डिप बोलते हैं। आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो, ये रीजनल डिप है, ठीक है, और ये हमारे पास लोकल डिप है। तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। डॉम्स एंड बेसिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, डॉम्स में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डॉम्स एंड बेसिन, ठीक है, तो वहां पे जो हमारे पास रहता है, ठीक है, डॉम्स कुछ इस तरीके से था।
अगर आप लोग उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वहां पे आप लोग क्या नजर आएगा, वो सिन जब हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे तो बेसिन में हमें क्या नजर आता है, एक चीज समझना। यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, हम लोग को डिपिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेंटर डिपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे ये अप आर्क रहता है, ये डाउन आर्क के कारण बनता है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, एक ऐसे है एक ऐसे। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, तो डॉम्स की आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ स्टेटा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटा दैट इज अपलिफ्टेड, ठीक है, अपलिफ्टेड, ठीक है, ये ऊपर हुआ उठा हुआ है, राइट, ठीक है। इफ वी सी फ्रॉम टॉप, सी फ्रॉम टॉप to the cross section, it seems like that the dipping in the from the central region, मतलब जिसकी डिप रहती है फ्रॉम द सेंट्रल रीजन क्या होती है, अवे फ्रॉम ईच अदर होती है, ठीक है। तो दे दीज डिपिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम टॉप बोल सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है, टॉप से अवे फ्रॉम द सेंटर इसकी डिपिंग रहती है, ठीक है। इसका जस्ट वाइस वर्सा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, डाउन लिफ्टेड होता है, ठीक है, और अगर आप उसको टॉप से देखते हो तो टूवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे डिपिंग देखने को मिलती है, ठीक है। रिकम्बेंटेंट फोल्ड एंड कॉन्जुगेट फोल्ड के बारे में आपको काफी अच्छे से बताया है मैंने। रिकम्बेंटेंट फोल्ड क्या होता है, यहाँ पे रिकम्बेंटेंट फोल्ड में क्या होता था, हमारे पास जो ओवरटर्न फोल्ड था, राइट, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो आर्म्स होती है काफी ज्यादा पैरेलल हो जाती है, राइट। पहली चीज तो ओवरटर्न फोल्ड, और दूसरा ओवरटर्न फोल्ड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जब हमारे पास ये जो एक्सियल प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, राइट। एक्सियल प्लेन हमारे पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। उस तरह के फोल्ड्स को हम लोग रिकम्बेंटेंट फोल्ड बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन रहता है और जो लिम्स रहती है एक दूसरे के पैरेलल रहती है, ठीक है। ये इट इज स्पेशल टाइप ऑफ द ओवरटर्न फोल्ड, राइट, मैंने आपको बताया था। कॉन्जुगेट फोल्ड में क्या होता है, ठीक है, देखो ये हमारे पास कॉन्जुगेट फोल्ड का एग्जांपल था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज समझना, देखो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बॉक्स फोल्ड एंड कॉन्जुगेट फोल्ड, ठीक है। एक चीज समझना, बॉक्स फोल्ड एंड कॉन्जुगेट फोल्ड में थोड़ा सा स्लाइटली अंतर रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से देखेंगे आप लोग तो ये क्या है, एक तरह का कॉन्जुगेट फोल्ड है, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स फोल्ड होता है, यहाँ पे जो हिंजेस रहती हैं, ठीक है, हिंज वाली पॉइंट पार्ट रहता है वो, ठीक है, कॉन्जुगेट में शार्पर रहता है और बॉक्स वाले में स्मूथर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे आपको थ्री लिम्स देखने को मिलेगी, L1 L2 एंड L3। सेंट्रल लिम्ब काफी ज्यादा फ्लैट रहती है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को जो लिम्स रहती है वो काफी ज्यादा प्लेनर रहती है, ठीक है। तो आप कॉन्जुगेट फोल्ड के बारे में ये सब लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्जुगेट फोल्ड हो जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम लोगों ने एक ट्रिक भी दी थी, देखी थी, PBPM, ठीक है, डॉक्टर PM, ठीक है। तो 8 क्लासिफाई किया था हम लोगों ने, ठीक है। पोजीशन ऑफ द एक्सियल प्लेन, बिहेवियर विद द डेप्थ, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था प्लंज एंड प्लंज, ठीक है। M से मोड ऑफ ऑकरेंस, D से डिग्री ऑफ कंप्रेशन, रिलेटिव कर्वेचर, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था प्रोफाइल ऑफ द आउटर प्लेन, ठीक है, आउटर फोल्ड्स, ठीक है। और फिर हम लोगों ने मिसलिनियस देखा था, राइट। इस तरीके से आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे से उनका क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, राइट। देन फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे व्हाट आर द कोजेज ऑफ द फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग के क्या क्या कोजेज थे, मैंने आपको टेक्टोनिक एंड नॉन टेक्टोनिक दो तरीके से बताए थे, ठीक है। टेक्टोनिक एंड नॉन टेक्टोनिक आप रीजंस लिख सकते हो, ठीक है। टेक्टोनिक में मैंने आपको बताया था, पहला हमारे पास टेंजेंशियल कंप्रेशन, राइट, टेंजेंशियल कंप्रेशन। टेंजेंशियल कंप्रेशन में मैंने आपको तीन कारण बताए थे, ठीक है। क्या क्या कारण थे, पहला फ्लेक्चरल, दूसरा फ्लोइश, तीसरा शेयर, ठीक है। तो फ्लेक्चरल
ठीक है, फ्लोएज, एंड थर्ड वन इज द शेयर। ठीक है, एंड द नॉन टेक्टोनिक में मैंने आपको दो कोजेस बताए थे, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा और सॉल्ट बॉडीज। ठीक है, सेकेंड वन इज द हमारे पास डिफरेंशियल कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इंट्रूजन ऑफ मैग्मा, ठीक है, और सॉल्ट बॉडी। दूसरा था हमारे पास डिफरेंशियल कंप्रेशन। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और उसका इफेक्ट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप लोग वहां से इसका इफेक्ट्स भी लिख सकते हो।